पाइथन के टर्म में बात करने वाले हैं कि पाइथन क्या होता है। देखो पाइथन ना बहुत ही ज़्यादा इजी लैंग्वेज है। इसको हम कॉमर्स बैकग्राउंड के लोग भी आजकल बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, जैसे डेटा साइंस हो गया, डेटा एनालिस्टिक हो गया, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो पाइथन बहुत ज़्यादा ग्रोइंग लैंग्वेज है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते ही रहते हैं क्लास में। लेकिन अभी हम वेरिएबल के बारे में बात कर लेते हैं कि पाइथन में वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, तो वेरिएबल वही वेरिएबल लाइक अ कंटेनर वेयर वी स्टोर अवर डेटा। वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसमें आप डेटा स्टोर करते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें डायरेक्ट भी स्टोर हो जाता है, जैसे इज इक्वल टू 10 करा तो आपको डेटा टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी लैंग्वेज में आपको डेटा टाइप लिखने की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे ए एक्स में डेटा स्टोर हो गया 10, तो एक्स यहाँ पे क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, ये क्या हो गया, आपका वैल्यू ले हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक नई चीज़ है बताने वाली वो ये है कि एक इनिशलाइजेशन और असाइनमेंट में क्या डिफरेंस होता है। इनिशलाइजेशन और असाइनमेंट में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले एक वेरिएबल में अगर कोई वैल्यू जाती है तो उसको हम बोलते हैं इनिशलाइजेशन पॉइंट। जैसे हमारा भी बिजनेस एक इनिशियल स्टेज में होता है, तो इसमें जब पहली वैल्यू जाती है तो उसको पहला जब इनिशियल स्टार्ट होता है तो हम बोलते हैं इनिशियल स्टेज में। तो वैसे ही पहली वैल्यू जाना क्या कहलाती है, इनिशलाइजेशन। लेट्स एज्यूम, अब इसमें जब वैल्यू जाएगी, ठीक है, कुछ भी वैल्यू जा सकती है। लेट्स सपोज यहाँ पे चलेगी 20 और यहाँ पे चलेगी लेट्स सपोज 50। तो ये सारा क्या है, असाइनमेंट हो गया। ठीक है, वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं, तो ये पॉइंट जो है वो इंडिविजुअल एक पॉइंट है जो ये असाइनमेंट भी है और इनिशलाइजेशन भी है। ठीक है, लेकिन वेरिएबल क्या होता है बेसिकली, असाइन अपने पूरे लाइफ साइकिल में कितने बार भी हो सकता है, इनिशलाइज एक ही बार होता है। मतलब वैल्यू, पहली वैल्यू तो एक ही बार मिलेगी, फिर तो वैल्यू मिल सकती है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा इनिशलाइजेशन और असाइनमेंट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वेरिएबल की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वेरिएबल एक कंटेनर होता है, मतलब जिसमें अगर कोई चीज़ स्टोर करना है, 10 को कॉल कराना है, ठीक है, 10 जगह कॉल कराना है, तो ये मतलब पॉसिबल नहीं है ना कि बार हम 10 लिखे। हमने एक बार एग्जीक्यूट कर दिया एक्स इज इक्वल टू में 10। अब जहाँ पे भी मेरे को एक्स को कॉल करना है तो मुझे समझ में आता है, जो सॉरी जहाँ पे मुझे 10 को कॉल करना है तो मैं एक्स को कॉल करता रहूँगा, जो भी इससे प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना है वो कर सकता हूँ। तो ये इसलिए बनाया जाता है कंटेनर कि इसको लेके जाओ, इसमें सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब बात आती है कि वेरिएबल होते कितने टाइप के हैं। तो पहला होता है हमारा लोकल वेरिएबल, दूसरा होता है हमारा ग्लोबल वेरिएबल, और इसमें स्टैटिक वेरिएबल नहीं होता। बड़े कमाल की चीज़ ये है कि जो जो दूसरे लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा जाता था स्टैटिक वेरिएबल कॉमन लेने के लिए, तो इसमें स्टैटिक वेरिएबल हम उतना यूज़ करते नहीं हैं। ठीक है, मतलब होता ही नहीं है तो यूज़ क्या करेंगे। ठीक है, तो फिर से वही वाली बात कि ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है। देखिए, अगर कोई चीज़ किसी मेथड के बाहर डिक्लेयर है और होल प्रोग्राम में कहीं पे भी अगर आप उसको यूज़ कर पाते हैं, तो ऐसे वेरिएबल को हम लोग ग्लोबल वेरिएबल यूज़ कर बोलते हैं। और अगर कोई वेरिएबल किसी मेथड के अंदर डिक्लेयर है तो उसका स्कोप विद इन मेथड ही है, तो ऐसे वेरिएबल को हम लोग लोकल वेरिएबल कहते हैं। तो ये दो सिंपल सी चीज़ थी। अब ये काम कैसे करता है ना, थोड़ा सा ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे दूसरी लैंग्वेज है, सी एन सी प्लस प्लस है, जावा है, तो सी एन सी प्लस प्लस में मुझे हेडर फाइल लिखना पड़ता है, जावा में मेरे को मतलब क्लास डिक्लेयर करना पड़ता है। ये क्वाइट सिंपल है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सिंपल आप प्रिंट करिए, प्रिंट में आप को क्या करना पड़ेगा, कोड्स लिखना पड़ेगा, कोड्स में आपने सुमित लिख दिया, जो भी लिख दिया वो चीज़ एग्जीक्यूट करी, सो हो गया। कुछ ज़रूरत नहीं है आपको हेडर फाइल बनाने की, कुछ ज़रूरत नहीं है आपको क्लास बनाने की, डायरेक्ट हो जाता है इसमें। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ यहाँ पे आती है कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, यहाँ पे डेटा टाइप भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने डायरेक्ट यहाँ पे ए इज इक्वल टू 10 करा, इसको समझ में आ जाएगा कि ए की वैल्यू क्या है, 10 है। मॉड्यूल वॉड्यूल कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप एग्जीक्यूट करेंगे वैल्यू आ जाएगी। लेट्स सपोज फिर आपको यहाँ पे लिखना है वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू, तो आपने यहाँ पे ये जरूर लिख दिया वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू, और बीच में यहाँ पे अपने सेपरेशन के लिए कॉमा लगा दिया। नहीं लगाते हैं तो ये एरर दे देगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद जो है लेट्स सपोज मुझे लिखना है बी इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो सेम चीज़ मैंने कॉपी कर दिया, सॉरी कॉपी कर दिया। अब मैंने जैसे इसको पेस्ट करा और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, बी। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या लिख दिया, बी। तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये नेक्स्ट लाइन में भी ले लेता है। तो क्वाइट सिंपल है, ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। लेट्स सपोज मुझे इसको सम कराना है, तो मैंने लिखा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, और इसको मैंने, अच्छा इसमें टर्मिनेट करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया,
मैंने यहाँ पे लिखा सम ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू, मैं क्या लिख दिया, सॉरी सी में तो डेटा है ही, डायरेक्ट मैंने इसको प्रिंट करा दिया, तो ये सम हो के आ गया। अब मान के चलिए मुझे यूज़र से लेना है, मतलब कीबोर्ड पे इनपुट लेना है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, इंटीजर टाइप का है जी, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, इनपुट। ठीक है, ये सिंटैक्स है, ये थोड़ा समझना रहेगा। और इसमें मैंने लिखा क्या, इंटर वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू, और सेम चीज़ मैंने कॉपी कर दी। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूँगा अभी। देखिए यहाँ पे बी कर देते हैं पहले। तो यहाँ पे क्या है, इंटीजर टाइप का ये इनपुट दो मुझे, और क्या लिखा हुआ है जब तुम रन कराओ तो इंटर वैल्यू ऑफ ए, और ये कोर्स में लिखा है। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पे अब मुझे इनपुट देना पड़ेगा जो कि पहले से डिफाइंड था। ठीक है, तो ये चीज़ कॉल होगी, है ना, तो ये यूज़र से इनपुट इसे बोला जाता है। तो ये क्वाइट सिंपल है चीज़ें, है ना, बाकी के कंपेयर में। तो इसमें ऐसे हम चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं। तो आई होप कि आपको वेरिएबल, अच्छा फिर से वही बात कि लेट्स सपोज यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं और इसको एग्जीक्यूट कराते हैं तो ये एरर दे देगा। हाँ यहीं पे, अच्छा थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ये दिक्कत कर दिया कि यहाँ पे 1 ले लो, यहाँ पे 1 ले लो, है ना, तो आप रन करा के देखो तो आपको ये एरर दे देगा कि ऐसा कुछ नहीं होता भाई। तो अगर आपको डिक्लेयर करना है तो आप यहाँ कर सकते हो, पहले कोई न्यूमेरिक चीज़ नहीं लिख सकते हो आप, है ना, बाद में बेशक से लिख लो, पहले आप न्यूमेरिक नहीं लिख सकते हो। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब ले सकता है। तो सब लैंग्वेज में सेम ही तरीके होते हैं, है ना, थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, बाकी चीज़ें सेम ही होती हैं। अगर आपको इसमें ए बी लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपने बी लिख दिया, यहाँ पे बी लिख दिया, लेकिन जैसे आपने एग्जीक्यूट करा, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू दे दो जो भी देनी है, और ये एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन अगर आपने इसके बीच में स्पेस दिया, है ना, तो ये नहीं समझेगा, है ना, इसको समझ में नहीं आएगा कि आप क्या चाह रहे हो इससे। ठीक है, इसको समझ नहीं आ रहा कि क्या चाह रहे हो। ठीक है, अगर आपको चाहिए स्पेस तो आप क्या यूज़ कर लो, अंडरस्कोर यूज़ कर लो। ठीक है, तो भी मतलब ये जो मैं अभी बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना, ये मतलब वैलिड सिंटैक्स क्या होते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के, वो बता रहा हूँ, और इनवैलिड भी बता रहा हूँ साथ में। अब ये मैंने डेटा लिया, ये कुछ भी एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि अगर मैं इसके जगह मॉड्यूल यूज़ कर लूँ, है ना, सॉरी M% यूज़ कर लूँ, तो क्या ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है ना, ये सिंटैक्स एरर है। ठीक है, अब इसके जगह अगर मैं डॉलर यूज़ कर लूँ तो क्या यूज़ होगा। तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि इनवैलिड सिंटैक्स है, हम अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं, बस और बस अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा एक और कमाल की चीज़ दिखाता हूँ। इसमें लेट्स सपोज मैंने ये किया, ये करने के बाद मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में अंडरस्कोर लगाता हूँ। ठीक है ना, इसने अभी आपको मैंने दिखाया था कि वो तो लिया नहीं, नंबर तो लिया नहीं, अंडरस्कोर का मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। अंडरस्कोर के साथ इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सिंटैक्स हमें समझना पड़ता है कि कहाँ पे क्या लेना है। तो हम घबराने वाली कोई बात नहीं है, हम करते करते सीख जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें। तो मुझे लगता है कि अभी के लिए मोर देन इनफ है, आज हम यहीं पे चीज़ों को ख़त्म करते हैं।